साइलेंस इज द अल्टीमेट वेपन ऑफ पावर, चार्ल्स डी गुले ने ये कहा है। साइलेंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा है कि साइलेंस जो हैं ये बेस्ट आंसर हैं, साइलेंस जो हैं ये बेस्ट पावर हैं, साइलेंस से ताकत बढ़ती है, राइट। तो साइलेंस का एक डीप मतलब यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कभी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते या फिर आप कुछ जवाब में रिप्लाई नहीं देते। दैट इज़ नॉट साइलेंस। साइलेंस जो है ना उसका एक डीप मीनिंग है। पर्टिकुलरली अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो साइलेंस जो है वो हमारे दिमाग में एक प्रकार का साइलेंस है। जो लोग मौन व्रत करते हैं, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो मौन व्रत रखते हैं लेकिन फिर वो टेक्स्ट मैसेज करते हैं और चीज़ों को लिख लिख कर आपको बताते हैं और कम्युनिकेशन हो जाता है। तो उससे अच्छा तो है कि आप बात करके उस पर्टिकुलर चीज़ को ख़त्म कर दीजिए और फिर आप मौन व्रत रखिए। बट मौन व्रत का मतलब ये होता है, मौन इज़ नॉट जस्ट फिजिकल मौन, मौन इज़ मेंटल मौन, राइट। कि आपका दिमाग जो, आई एम नॉट सेइंग कि विचार ही ना आए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ये चीज़ जहाँ तक मुझे पता है पॉसिबल नहीं है। दिल का काम है धड़कना, वैसे दिमाग का काम है विचार करना। लेकिन विचार चलते रहे, सारी चीज़ें होती रहे, लेकिन आपके अंदर वो जो एक साइलेंस है वो आप मेंटेन रखने की कोशिश करें, राइट। तो विचारों से एक प्रकार से डिटैच हो जाना, राइट, दैट इज साइलेंस, राइट। जो मेंटल मौन है दैट इज साइलेंस, दैट इज पावर। फिजिकल मौन जो है वो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, उसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन फिजिकल मौन से मेंटल मौन दैट इज आई थिंक अदर वे अराउंड। उसमें कुछ लोगों का एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू साइलेंस, जब भी आप कहीं पर पढ़े कि साइलेंस इज द अल्टीमेट वेपन ऑफ पावर या फिर साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई एक्सेट्रा, तो रिमेंबर इट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल साइलेंस, इट इज मोर अबाउट स्पिरिचुअल एंड मेंटल साइलेंस। आज 7 जून 2022 है, दिन है ट्यूसडे। आज हमारे टेबल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। पहले हम बिम्स्टेक के बारे में बात करने वाले हैं। एक IFS ऑफिसर ने इस आर्टिकल को लिखा है। देन विल टॉक अबाउट हेट स्पीच, फिर USA को आईना देखने की ज़रूरत है, विल टॉक अबाउट दैट। और नंबर 4 जो है ये सेक्स वर्कर्स राइट्स, ये एक IPS ऑफिसर ने इस आर्टिकल को लिखा है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। A silver moment to propel a Bay of Bengal dream, द हिंदू का ये आर्टिकल है और राजीव भाटिया साहब ने इस आर्टिकल को द हिंदू में लिखा है। IFS ऑफिसर रह चुके हैं, राइट। इनफैक्ट म्यांमार में भारत के राजदूत रह चुके हैं और उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलेंगे। अब 6 जून 1997 की बात है, राइट। 25 साल हो गए और आज से 25 साल पहले बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से एक ग्रुप का जन्म हुआ जिसका उस टाइम पर नाम था BISTEC, बिस्ट एक आप कह सकते हैं। तो इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, कितने देश हुए? 4 देश। BIST, ये 4 देशों ने बनाया BIST। B फॉर बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। उसके बाद 3 और देश इसमें ज्वाइन हुए, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार बाद में ज्वाइंट हुए। और बाद में ये जो BIST हमने देखा तो ये चेंज होके बन गया बीमस्टेक, राइट। बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये नाम आपको पूरा याद रहना चाहिए। अगर आप नए हैं तो आपको 3-4 बार इस चीज़ को पढ़ना है, बिम्स्टेक के फुल फॉर्म को। और जब भी आप बिम्स्टेक का नाम सुने तो इसके फुल फॉर्म को एक बार जोर से बोल लीजिएगा, राइट। आपको थोड़ा रट्टा टाइप लगेगा लेकिन जितना आप इसको देखेंगे, अपने आप को फेमिलियराइज करेंगे, फिर आपको इसको नाम याद रखने मीन्स ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। दिस इज़ आवर ब्रेन वर्क्स, राइट। रट्टा मारने में क्या होता है कि हम एक लिमिटेड समय में उस चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन
एक ही चीज़ को बार बार, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 24 आवर्स के अंदर रिवाइज करेंगे, फिर 7 दिनों के बाद रिवाइज करेंगे, फिर 30 डेज़ के बाद रिवाइज करेंगे, तो ये बिम्स्टेक जो है वो आपको याद रह जाएगा कि इट इज़ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इसको लोकेट कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये टोटल कितने देश हैं? 7 देश हैं बिम्स्टेक में। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है इसमें? ऑफ कोर्स भारत। सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? ऑफ कोर्स हमारा देश इंडिया है। और ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ये पॉइंट नंबर 1 जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये पॉइंट, ये हमारे देश के साथ जुड़े हुए पॉइंट, उसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। विल टॉक अबाउट इट व्हेन विल रीच दैट। फिर नंबर 2 पर है नेपाल, राइट। यहाँ पर रैंडमली आई एम गोइंग, राइट, मैं आपको सिर्फ लोकेट, ये आपको लोकेट ही करने हैं देश, राइट। इसमें कोई नंबर 1 नंबर 2 ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है। 3 पर आप देख लीजिए, ये रहा भूटान। अब ये दोनों देश ऐसे हैं, नेपाल और भूटान, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यू विल फाइंड ये दोनों देश लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, राइट। किसी भी समंदर के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। बिम्स्टेक में 2 ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, तो एक है नेपाल, एक है भूटान। फिर नंबर 3 पर हम ले सकते हैं बांग्लादेश को। नंबर 4 म्यांमार, सॉरी, नंबर 4 इज बांग्लादेश, नंबर 5 इज म्यांमार, ओके। नंबर 6 थाईलैंड और नंबर 7 है श्रीलंका। तो ये हो गए 7 देश, अच्छे तरीके से देख लेते हैं। अब एक और चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर अगर आप ऐसा एक लाइन बना दें तो ये देश जो है ना, बाकी के देश, ये इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये देश सार्क ग्रुप जो हैं इसके मेंबर्स हैं। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। और ये 2 देश जो हैं म्यांमार एंड थाईलैंड, ये आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ASEAN, इनके मेंबर देश हैं। तो यहां पर ये बिम्स्टेक जो है ये एक ब्रिज के तौर पर काम कर सकता है। सार्क और आसियान के बीच में अगर कोई ऐसा ग्रुप जो एक ब्रिज है तो दैट इज बिम्स्टेक। अभी तक यही चीज जो है वो बिम्स्टेक की थी। जब इस ग्रुप का जन्म हुआ, जब बिम्स्टेक का जन्म हुआ, तब दुनिया जो है वो काफ़ी अलग थी। उस टाइम पर सिर्फ यूएसए की दादागिरी चल रही थी, या फिर एक यूनिपोलर मोमेंट था, क्योंकि यूएसएसआर जो है वो गिर चुका था, बिखर चुका था। और हमने देखा कैसे, इसीलिए 1997 मैंने आपको बताया कि 25 साल हुए, तो 1991 में ये यूएसएसआर जो है वो टूट गया। उसके बाद सिर्फ एक लंबे समय तक यूनिपोलर वर्ल्ड रहा, यानी कि यूएसए ही इसका मेन पावरफुल देश रहा। जब ये थाईलैंड और ये पूरा बिम्स्टेक बन गया, तो फिर इंडिया और थाईलैंड दोनों ने मिलकर एक नए एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक आसियान और सार्क के बीच में एक ब्रिज के तौर पर बिम्स्टेक काम करे। तो इस चीज़ की शुरुआत ये दोनों देशों ने की कि थाईलैंड और इंडिया ने इसको एक बिग पिक्चर के तौर पर देखा। लेकिन साउथ एशियन रीजन का जो एक हेवी लोड है, या फिर सार्क ग्रुप की अगर हम बात करें, सार्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सार्क में इंडिया भी हैं और पाकिस्तान भी हैं। और ये दोनों देशों के जो प्रॉब्लम्स है, बायलैटरल प्रॉब्लम्स, ये बायलैटरल प्रॉब्लम्स की इम्पैक्ट, इसकी हेवीनेस सार्क रीजन पर होने लगी थी। और इसकी वजह से सार्क जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, और फिर ये ब्रिज के तौर पर देखने की जो बात थी वो भी नहीं हो पाई, क्योंकि इस हेवी बर्डन की वजह से बिम्स्टेक जो है वो स्लो हो रहा था। फिर समय आगे बढ़ा और नए राइवल्स क्रिएट हुए, और यूएसए और चाइना के स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्टेशन की वजह से नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई, नए थ्रेट्स भी क्रिएट हुए। जियोपॉलिटिक्स में भी बदलाव आए, जियो इकोनॉमिक्स में भी हमें बदलाव देखने को मिले। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो सार्क के लिए अच्छी हो गई, कुछ चीज़ें आसियान के लिए अच्छी हो गई, और फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो बिम्स्टेक के लिए अच्छी हुई। कुछ चीज़ें बिम्स्टेक के लिए टेंशन्स क्रिएट करने लगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई। तो इट इज़ अ मिक्स बैग, आई वुड से, कि ये यूएसए और चाइना के बीच में जो स्ट्रेटेजिक कंटेस्टेशन है, जो एक राइवलरी है, जो एक कंपटीशन है, तो इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं।
एज फार एज बिम्स्टेक इज कंसर्न्ड, तो बिम्स्टेक के कुछ की अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, उससे पहले देख लेते हैं, राइट। 2018 में ये बिम्स्टेक में जो काठमांडू की समिट हुई, तो इसने बिम्स्टेक को रीजुविनेट किया। ये रीजुविनेशन में ऐसा हुआ कि जो सार्क और आसियान के बीच में एक ब्रिज बनने की बात थी, इस प्लान को ड्रॉप किया कि छोड़ो, इस सार्क और आसियान के बीच में ब्रिज क्रिएट नहीं करना है। बिम्स्टेक जो है ये कोई ऐसा सब रीजनल कोऑपरेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सार्क हैं और आसियान है तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ही बिम्स्टेक काम करेगा, नहीं। बिम्स्टेक जो है वो अलग एक अपना ग्रुप बन सकता है और है भी, और बिम्स्टेक जो है वो इसी चीज़ को फोकस रख के आगे बढ़ेगा। तो कॉपरेशंस की बात करें, सेक्टर ऑफ कॉपरेशंस, तो पहले ऐसे 14 पॉइंट्स थे, 14 ऐसे पॉइंट्स थे। फिर ये बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहे थे, इट वाज लाइक सारी चीज़ों को कवर करने की बात थी। फिर सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, हम 7 स्पेसिफिक चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं जो और ज़्यादा मैनेजेबल हो। क्योंकि गोल्स अगर आपके वेग हैं, ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, ऐसे अगर गोल्स हैं तो फिर आप कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस ग्रुप ने क्या कहा या फिर क्या किया, 7 ऐसे 14 जो ऐसे बड़े बड़े लक्ष्य थे, तो उसको शॉर्ट करके उसको 7 स्पेसिफिक मैनेजेबल गोल्स में तब्दील किया, और हर एक देश को एक एक गोल दे दिया। टोटल 7 देश हैं और हो गए 7 गोल्स। तो हर एक देश जो है वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उन्होंने अपने अपने गोल्स को सिलेक्ट कर लिया ताकि जो बेस्ट रिजल्ट है वो मिल सके। तो बिम्स्टेक जो है उसने अब सेक्रेटरीट को और ज़्यादा मजबूत करने के कुछ स्टेप्स जो हैं वो उठाने लगा, और ये इसकी एक ये सारी चीज़ें जो हमने देखी अभी, राइट, ये 14 में से मीन्स स्पेसिफिक जाना, तो ये एक अचीवमेंट हुआ। फिर जो सेक्रेटरीट है तो इसको स्ट्रेंथन करने के स्टेप्स जो हैं वो उठाने लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए जियोपॉलिटिक्स में, राइट। देशों के बीच में भी इश्यूज हुए। फॉर एग्जांपल ये जो पूरा म्यांमार से रोहिंग्याज जो हैं वो बांग्लादेश गए, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में इश्यूज होने लगा। फिर म्यांमार में जो वहाँ की जो वो एक कू हुआ, मिलिट्री कू, तो वहाँ की जो एंग सैन सू की जो सरकार थी उसको हटाकर फिर मिलिट्री ने पूरा कंट्रोल लिया अपने हाथ में। तो ये सारे अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी बिम्स्टेक जो है वो सरवाइव कर पाया। तो दिस इज़ ए बिग अचीवमेंट ऑफ बिम्स्टेक फॉर श्योर। अभी तक बिम्स्टेक की 5 समिट्स हो चुकी हैं। अगर इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो सार्क एक लंबे समय से आई वुड से नियरली डेड हैं, कोई इतना ख़ास अचीवमेंट नहीं किया है। फिर इंडियन ओशन रीजनल IORA जो हैं तो इसकी भी अगर आप देखेंगे तो एक मीटिंग हुई, उसके बाद कोई खास मीटिंग नहीं हुई। लेकिन बिम्स्टेक की 5 समिट्स हो चुकी हैं। समिट्स राइट, मैंने एक्सप्लेन किया था कि समिट्स आर लाइक जो आपके टॉप लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट लेवल के जो टॉप लीडर्स हैं, उनकी जब मीटिंग होती है तो उनको कहते हैं हम समिट्स। तो ऐसे 5 समिट्स हुई है, और अब बिम्स्टेक ने यह तय किया कि हर 2 साल में एक समिट तो होगी ही होगी। टेररिज्म को कॉम्बैट करना, फॉरेन सिक्योरिटी को सिक्योरिटी कोऑपरेशन को फोर्ज करना, फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ को अच्छी तरीके से मैनेज करना, और बहुत सारे MOUs, एग्रीमेंट्स, लीगल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो तैयार किए हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में, ट्रेड में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, एनर्जी सेंटर ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, राइट। ये सारी चीज़ों में अलग अलग MOUs, एग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें की हैं। फेलियर्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फेलियर है बिम्स्टेक का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत बहुत सारी होती है, लेकिन अभी तक इसमें आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और 7 एग्रीमेंट्स चाहिए इस ग्रुप में FTA को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन अभी सिर्फ 2 ही एग्रीमेंट्स जो हैं वो तैयार हैं, बाकी के जो हैं वो अभी भी तैयार नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ा फेलियर अगर कोई है तो दैट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नंबर 2 इज़ कनेक्टिविटी, राइट। कनेक्टिविटी जब भी बात आती है तो रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, रिवरवेज, कोस्टल वेज, तो ये सारी कनेक्टिविटी अभी भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एनर्जी की कनेक्टिविटी या फिर एनर्जी का जो ट्रांजिशन एक दूसरे को सेंड करना, ख़रीदना, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। डिजिटल और फाइनेंशियल डोमेन में भी उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है।
और वे सारे इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेड को, टूरिज्म को, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को और ज़्यादा मजबूत करें, तो इस प्रकार की भी लिंक्स और कनेक्टिविटी के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अभी तक जो भी हमने कनेक्टिविटी और ये सारी चीज़ें देखी हैं तो वो बायलैटरल लेवल पर देशों ने कुछ किया। फॉर एग्जांपल इंडिया और नेपाल ने मिलकर बायलैटरल लेवल पर कुछ किया तो ये रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन एज ए ग्रुप जो है वो रिजल्ट नज़र नहीं आया या फिर एक्शंस जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं। फॉर ग्रेटर रीजनल कनेक्टिविटी मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नीडेड, राइट। अगर हमें रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ानी है तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो अलग अलग जो बैंक, फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा बैंक से लोन्स लेकर इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। ब्लू इकोनॉमी की भी बड़ी बड़ी बात हुई, लेकिन अभी भी इसको लेकर, ब्लू इकोनॉमी को लेकर कोई काम जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। बिजनेस चेंबर्स की बात करें, कॉरपोरेट लीडर्स की बात करें तो अभी भी उनके बीच में इतना कोई ख़ास एंगेजमेंट नहीं है। ग्रुप में जो हैं ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट्स, इनकी मुलाकात होती रहती है। जब आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग मिलेंगे तब जाकर ट्रेड और ये सारी चीज़ें होगी। ऑफिशियल्स मिलेंगे तब तो सिर्फ बातें जो हैं वो किस चीज़ पर होगी, मीन्स रूल्स के ऊपर बातचीत होगी, राइट, गोल्स के बारे में बातचीत होगी। लेकिन ये सारे गोल्स और इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको जो लीडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सारे लोगों को चाहिए। रही बात पूरे क्षेत्र की या फिर दुनिया की, तो अब कह सकते हैं हम कि इंडो पैसिफिक की सेंचुरी है। और इस इंडो पैसिफिक सेंचुरी में यानी कि इंडियन ओशियन का ही एक पार्ट आप कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल, राइट, BOB। तो ये जो बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस इंडो पैसिफिक सेंचुरी में। और इंडो पैसिफिक सेंचुरी के लिए बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी हम बात कर रहे थे IPEF के बारे में, तो इसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स फ़ायदा हो सकता है। बे ऑफ बंगाल रीजन के जो देश हैं और ख़ास करके बिम्स्टेक के ये सारे देश जो हैं उनको इंडो पैसिफिक और IPEF की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब मैंने जो आपको बताया था ना स्टार्टिंग में जब मैप देख रहे थे, तब मैंने कहा था पॉइंट नंबर 1 आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें 3 देश जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एक तो बांग्लादेश, जिसमें बिम्स्टेक का सेक्रेटरीट है, जहाँ पर सारा ऑफिशियल काम होता है, तो बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया को रिप्रेजेंट करने वाला देश है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इंडिया, the largest state in terms of military, in terms of economy, in terms of resources and things, तो हम भी एक important role play। तो ये 3 देश जो हैं ये तीनों मिलकर अगर समझे और तीनों अगर अपने अपने क्षेत्र में लीड ले और बाकी के देश जो हैं वो इन 3 देशों को फॉलो करें, तो बिम्स्टेक एक प्रॉपर ग्रुप जो है, बहुत ही अच्छा ग्रुप जो है वो बन सकता है और सातों देशों को इससे फ़ायदा होगा। हेट स्पीच, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। गल्फ देशों में, हमारे देश में जो हमने देखा, ये नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, कल भी हम इस विषय के बारे में बात कर रहे थे। जो हेट स्पीच है, उन्होंने जो प्रोफेट मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो उनको नहीं देने चाहिए थे, तो ये स्टेटमेंट दिए। तो गल्फ देश जो हैं, गल्फ के देश, ये खाड़ी के देश जिसको हम कहते हैं UAE, सऊदी अरेबिया, ओमान एक्सेट्रा, तो ये सारे देशों के कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए हैं और उनको काफ़ी दुख पहुंचा। एंड वी नो के भारत के कितने सारे लोग, सबसे ज़्यादा जो हमारे NRIs हैं वो गल्फ रीजन्स में रहते हैं, राइट, सबसे ज़्यादा। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। पहले जो था आज काफ़ी अलग है, राइट। दोनों रीजन्स, ये गल्फ नेशंस और भारत के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस, सदियों पुराने रिलेशंस हैं, हिस्टोरिक रिलेशन है। लेकिन अभी अभी जो मोदी साहब के आने के बाद जो एक रिलेशनशिप में बदलाव आया है वो काफ़ी ज़बरदस्त आया, काफ़ी प्रोफाउंड आया। और इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो है ना, ये लोगों के बीच में दरारें क्रिएट करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। और ये एक वेकअप कॉल भी है BJP जैसी पार्टी के लिए कि उनको ऐसे कोई भी उनके लीडर्स ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो उनको एक एक एग्जांपल के तौर पर टफ सज़ा मिलनी चाहिए, इन द सेंस कि उनको पार्टी से निकाला जाए। इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लीगल कार्यवाही ये सारी चीज़ें करे। अब देखिए, यहाँ पर BJP को बचाने की कोई बात नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीज़ हो सकती है। आप देखते हैं ना कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि किसी ने कुछ कह दिया
कोई बड़ी कंपनी है तो इसने कुछ कह दिया। जब भी कंपनीज या फिर इस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज या फिर देश जो होता है, तो उसमें एक व्यक्ति जो है, अब मोदी साहब जो हैं वो हर किसी को तो मैनेज नहीं कर सकते ना, कि नूपुर शर्मा क्या कर रहा है, नवीन कुमार क्या कर रहा है, एक्सेट्रा, ये सारे लोगों को वो मोदी साहब पर्सनली तो मैनेज नहीं करेंगे। तो पूरी एक चेन ऑफ कमांड है। सेम थिंग गोज विद मीन्स ये पार्टी के लिए भी इम्प्लीमेंट है, अगर बड़ा परिवार है तो उसमें भी ऐसा होता है, राइट। लेकिन अगर कोई गलती करता है, मीन्स कल्चर तो हर कोई यही तैयार करने की कोशिश करेगा कि देश के हित को ध्यान में रखते हुए और पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए सारी पार्टीज जो हैं वो कल्चर क्रिएट करती है, अपना अपना कल्चर। लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही नहीं है, और सारी पार्टीज़ को ये जो एक्शन ली जाएगी तो सारी पार्टीज़ के लिए ये एक सीखने की बात होगी कि इस प्रकार के किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी व्यक्ति, मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति अभी नहीं है तो उनके प्रति ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो नहीं देने चाहिए जिनके साथ किसी लोगों की भावना जुड़ी हुई है। हाँ, फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ, लेट्स से अभी कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था कि कोई एक व्यक्ति हैं हमारे देश में ही, कहाँ पर था मैं भूल गया, आई थिंक ओडिशा या फिर झारखंड की कहीं पर की बात थी, कि एक व्यक्ति अपनी ऑफिस में ओसामा बिन लादेन का फ़ोटो रखा उसने सरकारी ऑफिस में। तो ऐसे फिर मीन्स करेंगे तो वो नहीं चलेगा कि वो ओसामा बिन लादेन का फ़ोटो रखता है, तो वो नहीं। लेकिन जो हमें यहाँ पर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। एनीवे, अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉस्ट, इस प्रकार की जो डिविजिवनेस है ना, जो डिवीजन करने की बात है, चाहे वो कास्ट के नाम पर हो, चाहे वो रिलीजन के नाम पर हो, चाहे वो एजुकेशन बैकग्राउंड, किसी भी प्रकार की डिविजिवनेस जो है ना, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और ख़ास करके धर्म के साथ जुड़ी हुई जो कॉस्ट है ना, वो डोमेस्टिक लेवल पर भी होती है, और डोमेस्टिक लेवल पर क्या होगा, कम्युनिटीज़ के बीच में दरारें होगी। और ये जो दरारें हैं ना, इन दरारों को सीमेंट करना, वापस इन दरारों को भरना जो है वो बहुत ही कॉस्टली है। कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ नॉट मनी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कि जो डैमेज होगा वो सदियों तक हो सकता है। तो इससे हमें बचना चाहिए। फिर गल्फ नेशंस की बात करें तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेमिटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसे बताया कि सिर्फ पैसे और एनर्जी की बात नहीं है, हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, तो उनको फिर उस दृष्टि से लोग ना देखें। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। पुलिस को फुल फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जो हेट मॉन्गर्स हैं, किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर, पुलिस को अपना काम जो है वो फ्रीडम से करना चाहिए। और जो भी ऐसी समाज में दरारें पहुंचाने की, दरारें क्रिएट करने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारे देश का एक मोटो है। पीएम जवाहरलाल नेहरू ने ये मोटो दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट विविधता में एकता। तो ये भारत को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला मोटो। और जितनी भी क्रीजेस हुई है तो इनको आयन आउट करने की ज़रूरत है। अमेरिकन क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी आर्टिकल। जो मैंने कहा ना कि अमेरिका को एक शीशा देखने की ज़रूरत है, इस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। अब वॉशिंगटन पोस्ट नाम का जो अखबार है, उसने एक लंबा स्टडी किया है 2015 से लेकर अभी तक का, उनके पास एक डेटा है। और यूएसए में जो पुलिस एनकाउंटर्स होते हैं, तो हर साल 1000 जितने लोग पुलिस एनकाउंटर्स में यूएसए में मर जाते हैं। और इसमें 50% जितने लोग जो है ना वो गोरे होते हैं, वाइट, राइट, कॉकेशियंस जिनको कहते हैं। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो गोरे लोग हैं, तो पुलिस एनकाउंटर्स में जितने टोटल 1000 लोग हैं, तो उसमें से 50%, तो आप पकड़ लीजिए 500 लोग जो हैं वो गोरे हैं, बाकी के जो हैं वो दूसरे लोग हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो बराबर सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन देखिए जो हम ब्लैक्स कहते हैं ना, तो जो ब्लैक लोग हैं उनके 13% जितनी पॉपुलेशन है। यूएसए की टोटल पॉपुलेशन में जो काले लोग हैं वो 13% रिप्रेजेंट करते हैं। और पुलिस एनकाउंटर्स में अगर आप वाइट्स को देखें कि बाकी की ज़्यादातर, लेट्स से कि अमेरिका की 70% पॉपुलेशन गोरों की है, और बाकी की जो हैं वो अलग अलग इंडियंस हैं और हिस्पैनिक लोग हैं, ब्लैक्स हैं, एक्सेट्रा है।
तो 50% गोरे और बाकी के 50% जो हैं वो दूसरे रेस के बिलोंग करते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है ना कि कंपेयर टू वाइट लोग, वहाँ की मेजोरिटी जो है उसकी कंपैरिजन में बाकी के लोगों, पुलिस जो हैं उनके एनकाउंटर्स में उनकी मृत्यु काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो पुलिस एनकाउंटर रेट इज़ डबल देन दैट ऑफ वाइट्स। ब्लैक का जो पुलिस एनकाउंटर का रेट है दैट इज़ डबल कंपेयर टू वाइट। और गन वायलेंस की अगर हम बात करें, गन की वजह से मृत्यु की बात करें, तो जो काले लोग हैं, ब्लैक, राइट, तो उनका 4 गुना ज़्यादा रेट है, कि 4 गुना, लाइक गन वायलेंस की अगर हम बात करें तो काले लोगों की मृत्यु के चांसेस 4 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन ऑफ यूएसए। और गोरों के साथ कंपेयर करें तो ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, 12 टाइम्स। ये पुलिस एनकाउंटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल जो गन से एनकाउंटर होता है, गन से मृत्यु होती है, हत्या होती है, मर्डर होते हैं, तो उसमें 12 टाइम्स मोर देन वाइट एंड 4 टाइम्स मोर देन जनरल पॉपुलेशन। यानी कि ब्लैक लोग जो हैं उनके खिलाफ रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा है। रही बात हिस्पैनिक ओरिजिन के लोगों के, व्हाट इज़ हिस्पैनिक? बहुत ही सिंपल, स्पेनिश कल्चर के साथ, जो क्यूबन, मैक्सिकन, पोर्टोरिकन, साउथ और सेंट्रल अमेरिकन लोग हैं, स्पेनिश कल्चर या फिर उसके ओरिजिन के लोग जो हैं, जिनको जनरली कहते हैं लेटिनोज। आपने शायद ये नाम सुना होगा, लेटिनो। तो ये जो लेटिनोज जो है ना, उनको भी काफ़ी, उनकी भी हत्या, जो पुलिस एनकाउंटर्स जो हैं वो भी काफ़ी, उनके रेट जो हैं वो भी काफ़ी डिसप्रपोर्शनेट हैं कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन। तो हिस्पैनिक लोगों के साथ जुड़ी हुई बातों को देखें, ब्लैक्स की बातें देखें तो पता चलता है, मीन्स ये आंकड़े देखें तो पता चलता है कि सोशियोलॉजिकल और इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सब उसके अलावा भी एक रेसिज्म जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। आज भी वहाँ पर पुलिस में काफ़ी रेसिज्म है। और यूएस एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को वर्ल्ड के टॉप हाई टेबल पर बिठा दिया है, और दुनिया के बहुत सारे देशों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के पीछे भी यूएसए का हाथ रहता है, वी नो इट वेरी वेल, राइट। और फिर वो दुनिया को मोरालिटी सिखाने की बात करता है और दूसरे देशों पर उंगली उठाता है। फॉर एग्जांपल भारत, तो वहाँ के जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एंटोनी ब्लिंकन, तो उन्होंने कहा कि इन इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड होम टू अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फेथ्स, वी हैव सीन राइजिंग अटैक्स ऑन पीपल एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हमारे देश में रिलीजन को लेकर कोई इश्यूज़ ही नहीं होते। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि हमारे देश में ऐसे धर्म के जगहों पर और लोगों पर धर्म के आधार पर अटैक होते हैं, लेकिन जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारी पॉपुलेशन है, दुनिया की 17-18% पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है, तो ऐसे कुछ केसेस अगर होते हैं तो मीन्स होने नहीं चाहिए इन एन आइडियल वर्ल्ड, बट वी नो के ऐसे केसेस होंगे ही, कुछ ना कुछ दोनों साइड या फिर एक से ज़्यादा साइड में ऐसे लोग होंगे ही जिनकी प्रोग्रामिंग और थिंकिंग ही ऐसी है, उनको लगता है वही बेस्ट हैं, तो ऐसे विचार की वजह से ऐसे इश्यूज होंगे। लेकिन फिर भारत पर कीचड़ उछालना और यह कहना कि भारत में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, तो फिर यूएसए को सोचना चाहिए कि उनके वहाँ पर क्या हो रहा है, राइट। वो सेल्फ अपॉइंटेड ग्लोबल कॉप के तौर पर काम करें और ये कहें कि दूसरे देशों में ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक्सेट्रा, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी अनडेमोक्रेटिक रेजिम्स को हथियार प्रोवाइड किए हैं, राइट। और सच बात तो यह है, बॉटम लाइन तो यह है कि यूएसए को अपने इंटरनल मैटर्स में फोकस करना चाहिए। दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में रिपोर्ट्स निकालना और बातचीत करना जो है वो पर्टिकुलरली यूएसए जैसे देश को तो शोभा नहीं देता है, जिनमें रेसिज्म इतना ज़्यादा है आज भी उनकी गवर्नमेंट में, और दुनिया के अलग अलग जगहों पर बहुत सारी गलत चीज़ें करने वाला देश जो है वो दूसरे देशों को ऐसी सलाह दे तो वो सही नहीं लगता, इज़न्ट इट। टेकिंग स्टेप्स टू एंश्योर सेक्स वर्कर्स राइट्स। आर के विज जो स्पेशल डीजीपी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने द हिंदू में आज ये आर्टिकल लिखा है, एंड इट्स अबाउट सेक्स वर्कर्स राइट। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, तो बुद्धदेव कर्मास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये चीज़ रीअसर्ट की थी, ये चीज़ बताई थी कि जो सेक्सुअल वर्कर्स हैं और जो उनके बच्चे हैं, राइट, तो उनको डिग्निटी और ह्यूमन डिसेंसी का पूरा अधिकार है, जीवन जीने का पूरा अधिकार है। और सिर्फ जीवन जीने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जीवन सांस ले रहे हैं,
डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ, राइट, ह्यूमैनिटी और ह्यूमन डिसेंसी के साथ उनको जीने का अधिकार है। और कोई भी प्रोफेशन आपका क्यों ना हो, अब हमारे देश में या फिर किसी भी कल्चर में ऐसा रहता है कि लेट्स से कि कोई डॉक्टर हैं तो उनका डॉक्टर का प्रोफेशन है तो लोग जो हैं वो उनके आगे पीछे भागेंगे। सेम थिंग गोज विद पुलिस, सेम थिंग गोज विद, डिपेंड्स कि कौन सा समाज कहाँ पर किसकी कितनी इज्जत है, राइट। तो उस हिसाब से लोग जो हैं वो उनको ज़्यादा इज्जत देते हैं, कम देते हैं। लेकिन लॉ के हिसाब से और अगर हम देखें तो आपका प्रोफेशन कोई भी क्यों ना हो, बट सभी को वो इज्जत मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये चीज़ नहीं है। अगर एक सफाई कर्मचारी हैं उसको उतनी इज्जत नहीं मिलते हैं, यह हकीकत है, जितनी एक पुलिस ऑफिसर को मिलती है। काम तो दोनों सफाई का करते हैं, राइट। एक क्रिमिनल की सफाई करता है, एक फिजिकल कचरे की सफाई करता है, लेकिन इज्जत जो है वो अलग अलग। तो ये हमारा खुद का एक फॉल्ट है एज ए सोसाइटी। हमने चीज़ों को अच्छी तरीके से, अच्छे नज़रिए से नहीं देखा। दुनिया के दूसरे देश हैं वहाँ पर भी इनइक्वालिटी है डेवलप देशों में, लेकिन एक जो जनरल एक रिस्पेक्ट है वो सभी को मिलती है, एक ह्यूमन डिसेंसी और डिग्निटी, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब पैनल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक पैनल कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी और एक पैनल जो है उसकी स्थापना हुई थी और इस पैनल ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, राइट। जुलाई 2011 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल की स्थापना की और आर्टिकल 21 जो है ना उसके आधार पर ही कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं वो दिए गए थे। अब टोटल 10 रिकमेंडेशंस दिए, तो उसमें से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 6 रिकमेंडेशंस को माना, लेकिन 4 रिकमेंडेशंस को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो उससे खुश नहीं है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि आप जो बाकी के 6 हैं ना उनको इम्प्लीमेंट करवा दीजिए, और इसी के साथ जो एक इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ITPA 1956 की जो एक्ट है इसका इम्प्लीमेंटेशन करवा दीजिए। बाकी की जो 4 हैं उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। अब ये जो 1 2 3 4 5 6 हैं इसको क्विकली देख लेते हैं। टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंट टू सेक्स वर्कर्स हु आर विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। अगर किसी सेक्स वर्कर के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। फिर टू रिलीज एडल्ट सेक्स वर्कर्स डिटेन्ड इन ITPA प्रोटेक्टिव होम्स अगेंस्ट देयर विल। अगर किसी ITP प्रोटेक्टिव होम में हैं तो उनको अगर बाहर जाना है, उनको नहीं रहना है वहाँ पर, तो उनको छोड़ दीजिए। पुलिस और दूसरे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को सेंसिटाइज करना, उनको पता चले और उनको ट्रेन करना ताकि सेक्सुअल वर्कर्स जो हैं उनको डिग्निटी के साथ, उनको अपने अधिकार के साथ उनको इज्जत दी जाए। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी गाइडलाइंस सारी मीडियाज़ को दे ताकि जब भी कहीं पर रेड्स हों, ऐसा कुछ हो, तो जो सेक्सुअल वर्कर्स हैं तो उनको अरेस्ट किया जाए रेड में या फिर किसी ऐसे ऑपरेशंस में, तो उनका नाम जो है वो प्रिंट ना किया जाए, उनकी तस्वीरें जो हैं वो छापी ना जाए। टू नॉट कंसिडर हेल्थ मेजर्स दैट सेक्स वर्कर्स एम्प्लॉय फॉर देयर सेफ्टी सच एज कॉन्डोम्स एज एविडेंस ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो इस प्रकार की चीज़ों में भी उनके ऊपर कोई ऑफेंस रजिस्टर ना करना। And to ensure that legal service authorities of the center and the state governments educate sex workers about their rights vis-a-vis the legality of sex work। उनको एजुकेट करना, उनको अपने अधिकार और इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताना। अब ITPA और CRPC जो हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी हैं उस हिसाब से अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने बताया ना कि 4 ऐसी चीज़ें जिसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैप्पी नहीं है। उसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो पैनल है उसने ये रिकमेंडेशन दिया है। 10 में से जो 4 रिकमेंडेशन है तो उसमें से 10 में से जो 6 हैं वो उसके साथ, तो मैंने आपको बताया ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई इशू नहीं। जो 4 जिसमें इशू है तो उसमें एक ये है कि पुलिस जो हैं जब सेक्सुअल वर्कर्स जो हैं कोई एडल्ट हैं, राइट, और अपनी मर्ज़ी से अगर वो इस प्रोफेशन में हैं तो पुलिस जो है वो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्शन ना ले। तो इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुश नहीं है। द एक्सप्रेशन सेक्स वर्कर इज़ नॉट डिफाइंड इन द ITPA और एनी अदर लॉ। अब यहाँ पर जो सेक्स वर्कर, जो रिकमेंडेशन में जो सेक्स वर्कर शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ITPA में ये शब्द नहीं है और दूसरे लॉज में भी ये शब्द नहीं है। ITPA को 87 में अमेंड किया गया था और इसमें जो प्रोस्टिट्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स वर्कर में एक डिफरेंस है, ये समझ लीजिए। एज पर द लॉ, प्रोस्टिट्यूशन में ये है कि किसी ने ज़बरदस्ती एक महिला जो हैं उसको
बंदी बनाकर रखा है और उस महिला की मर्जी के खिलाफ उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको अब्यूज़ किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए, तो इसको प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। सेक्स वर्कर कौन है? जो अपनी मर्जी से, राइट, अब उनकी बैकग्राउंड स्टोरी कुछ क्यों ना हो, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी मर्जी से सेक्सुअल जो एक अपना शरीर जो है उसको रेंट, यू कैन से, राइट, आई एम ट्राइंग टू यूज एज न्यूट्रल वर्ड एज पॉसिबल, यू नो द मीनिंग, राइट, के पैसों के बदले में कुछ समय के लिए अपना शरीर जो है वो रेंट पर देना, तो दैट इज सेक्सुअल वर्कर। पर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि कंसेंट है। उसको पता है कि व्हाट शी इज़ डूइंग हियर, उसको पता है क्या हो रहा है उसके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मर्जी नहीं है, तो यहाँ पर कोई ना कोई उसको फोर्स कर रहा है। तो ये एक थिन लाइन है और इस चीज़ को लेकर एक इश्यू है। द वर्ड एब्यूज़, जो शब्द है ना एब्यूज़, इसका भी वाइड मीनिंग होता है, तो यहाँ पर एक ग्रे एरिया क्रिएट हो रहा है। दूसरा जो एक रिकमेंडेशन है कि सेक्स वर्कर्स शुड नॉट बी अरेस्टेड और विक्टिमाइज्ड ड्यूरिंग एनी रेड इन द ब्रोथल। अब रिकमेंडेशन ये है कि अगर किसी, जो कोठा हम कहते हैं, तो कोठे पर अगर रेड होती है तो कोई सेक्सुअल वर्कर जो है उसको अरेस्ट ना किया जाए, उसको विक्टिमाइज नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या एक सोच है कि जो कोठा है तो उसको चलाने वाली कोई गैंग होती है, राइट। तो इस दृष्टिकोण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि हमें नहीं, उनको पकड़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन अब एक और व्यू ये पैदा होता है कि देखिए, सेक्स वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा या फिर 2-3 सेक्स वर्कर्स जो हैं वो मिलकर ये तय करें कि एक घर जो है वो हम रेंट पर लेंगे, राइट, और ये जो रेंट है लेट से 15,000 उसका रेंट है, खाने पीने का और सारी चीज़ों का खर्च जो है वो लेट से 30,000 रुपये हो जाता है लेट से, राइट। तो ये तीनों जो हैं वो डिवाइड करके रहेंगे उस घर में, तीनों के 10-10 हज़ार रुपये हर महीने उनको देने हैं। तो एक घर में अगर वो तीनों रहते हैं और सेक्स वर्कर का काम करते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल, राइट, तो ऑल दिस 3 गर्ल्स कैन लिव टुगेदर। फिर आप इसको ब्रोथल की कैटेगरी में गिने तो ये चीज़ सही नहीं रहेगी कि ये तीनों सेक्स वर्कर्स हैं। तो ये भी एक ग्रे एरिया है जहाँ पर जिसको लेकर इश्यूज जो हैं वो हैं। एंड रही बात बच्चों की, तो अगर कोई सेक्स वर्कर है, उसका अगर कोई बच्चा है तो उसको माँ से अलग नहीं करना है, राइट। गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि एक रिफॉर्मेटरी घर होना चाहिए, कि अगर बच्चे को वहाँ पर रखने की ज़रूरत है, अगर फैसिलिटी नहीं है और अगर बच्चे को वहाँ पर रखना है तो रखा जा सकता है। लेकिन फिर आप फोर्सफुली, अगर सेक्स वर्कर का बच्चा है तो फिर उसको सरकार की एजेंसी आकर उठाकर चली जाएगी, उसको लेकर चली जाएगी, तो ये चीज़ भी अलाउड नहीं है, राइट। उसको भी उतना ही अधिकार है। और अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं आप, तो फिर ये रूल्स है, ये दिस इज़ पॉइंट नंबर 4, कि अगर कोई सेक्स वर्कर्स के रिलेटेड अगर रूल्स बना रहे हैं तो आप सेक्स वर्कर्स जो हैं उनको भी ऑन बोर्ड लाइए, डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाइए। तो ये 4 रिकमेंडेशंस हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। आपके लिए एक प्रश्न है, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इस प्रश्न को देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए वो पसंद आए होंगे। और ये सीरीज़ जो है ना, ये आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, आपके ओवरऑल इंटरव्यू, मेंस एग्जामिनेशन में बहुत काम आते हैं, राइट। कुछ चीज़ें आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कुछ ऐसे दूसरी सीरीज़ होती है ना जो एमसीक्यूज़ पढ़ाते हैं आपको और स्पेसिफिक जीके पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में बहुत काम आएगी। और बहुत सारी अच्छी सीरीज़ अवेलेबल है, अलग अलग टीचर्स, लेक्चर्स अलग अलग चैनल्स के हैं, तो आप इसमें आपको जो पसंद आए यू कैन गो फॉर इट, राइट। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्यूरियसली एजुकेशन को देखिए, सिर्फ प्रशांत मावनी सर के लेक्चर्स को देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। आपको जो बेस्ट लगे वो देखिए। लेकिन लेट मी टेल यू द मेन पर्पस ऑफ दिस सीरीज़। इस सीरीज़ की जो एक ख़ास बात है, दैट इज़ डीप अंडरस्टैंडिंग, राइट। अंडरस्टैंडिंग इज़ द की। यहाँ पर नॉलेज दी जाती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, और विजडम की भी बातें होती हैं। So yeah, please do share it with other people and I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.